गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का डिप्लोमेटिक आईएएस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछले क्लास में हमने कर्नाटक युद्ध के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले क्लास में प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में चर्चा किए थे। तो आज हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध को समझते हैं। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। यह युद्ध जो है 1749 से 56 के बीच हुआ था। तो देखिए, इस युद्ध के अगर हम कारण की बात करें तो पहला कारण लिखिएगा फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों की आपसी महत्वाकांक्षा एवं प्रतिस्पर्धा था। यहाँ पर आपसी महत्वाकांक्षा के लिए या उसकी आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण यह युद्ध लड़ा गया था। और दूसरा कारण था कि हैदराबाद तथा कर्नाटक राज्यों में उत्तराधिकार का संघर्ष था। यानी कि दो राज्यों में उत्तराधिकारी के लिए आपस में संघर्ष कर रहे थे और ये आपस में दो गुट में बंट चुके थे। यानी कि यहाँ पर भी दो गुट बन चुके थे और यहाँ पर भी दो गुट बन गए थे। और ये दोनों गुट, एक फ्रांसीसी के पास चले गए तो दूसरा गुट ब्रिटिश का सहायता लिए। यहाँ पर भी एक फ्रांसीसी का सहारा लिया तो एक आपका ब्रिटिश का सहारा लिया। और इसी कारण ये प्रत्यक्षता युद्ध किसके किसके बीच में हो गया? फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में हो गया। तो लिखिएगा घटनाएं में हैदराबाद में निजाम की मृत्यु के बाद नासिर जंग तथा मुजफ्फर जंग में उत्तराधिकारी का संघर्ष छिड़ गया। इसी प्रकार संघर्ष कर्नाटक के नवाब अबरुद्दीन तथा उसके बहनोई चंदा साहिब के बीच छिड़ा। इसमें अंग्रेजों तथा फ्रांसीसी भी कूद पड़े। फलतः दो गुट बन गए और यही दो गुट क्या किए? आपस में युद्ध, कर्नाटक का सेकेंड युद्ध हो गया। परिणाम क्या निकला? लिखिए, प्रारंभ में फ्रांसीसी अच्छी स्थिति में थे। कई स्थानों पर उन्होंने अंग्रेज को शिकस्त दी, लेकिन इसी बीच फ्रांसीसियों ने डुप्ले को वापस बुलाया। उसके जगह पहले गोडेदू तथा बाद में काउंट लाली आए, लेकिन ये डुप्ले जैसे योग्य नहीं थे। इससे अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहा और अंग्रेजों का नेतृत्व क्लाइव कर रहा था। उसने काफ़ी सूझबूझ से कार्य किया। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर संधि होते हैं। तो लिख लीजिए, युद्ध में दोनों पक्ष लगभग बराबर की स्थिति में रहे। पांडिचेरी की संधि 1756
द्वारा युद्ध समाप्त हुआ, यानी कि सेकेंड कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि होती है 1756 में। इसके आधार पर इस युद्ध की समाप्ति होती है। उसके बाद आइए तृतीय कर्नाटक युद्ध। 3 युद्ध होते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध, देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो यह युद्ध 56 से 63 के बीच हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध है। तृतीय कर्नाटक युद्ध, यह आपका 1756 से 63 के बीच में हुआ। तो इसका कारण क्या था? तो कारण लगभग यूरोप से ही प्रारंभ होता है। यूरोप में, कारण में लिखिएगा, यूरोप में फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों के बीच क्या होता है? सप्तवर्षीय, याद रखिए पूछा गया एग्जाम में। सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ होने पर भारत में भी युद्ध प्रारंभ हो गया, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर यूरोप में दो आपस में देश संघर्ष करते हैं और वही देश की कंपनी भारत में भी काम कर रही है, तो उस युद्ध का असर भारत में भी यह दोनों कंपनी आपस में लड़ जाते थे। तो उस समय यूरोप में क्या होता है? सप्तवर्षीय युद्ध होते हैं, और इसी कारण भारत में भी क्या होते हैं? फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनी युद्ध में लिप्त हो जाते हैं। अगर हम इसके नेतृत्व की बात करें, लीडरशिप, तो लिखे गया फ्रांसीसियों का नेतृत्व काउंट लाली कर रहे थे, तथा अंग्रेजों का आयरकुट, अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकुट ने किया। घटनाएं देखिए, प्रारंभ में फ्रांसीसियों ने कुछ बढ़त हासिल की, लेकिन शीघ्र ही अंग्रेजों का पलड़ा भारी हो गया। 1760 में, वही बताए थे एक बार, वांडीवास, 1760 में वांडीवास के युद्ध में आयरकुट ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया। इससे वे काफ़ी कमज़ोर हो गए। अंततः उन्होंने हार स्वीकार कर ली। यानी वांडीवास के युद्ध के बाद क्या होते, फ्रांसीसी कंपनी पूर्णतः भारत में टूट जाती है और वह पूर्णतः हार स्वीकार कर लेती है। तो जैसे कि हम बताए थे, पुर्तगाल आते हैं, डच आते हैं, डैन आते हैं, ब्रिटिश आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं। वांडी युद्ध में पूरी तरह से इसकी सिर्फ फ्रांसीसियों को वो पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है। ये भी वांडीवास का युद्ध भी पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। खासकर बीपीएससी पीसीएस में ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे लिखिए संधि या समाप्ति, यानी युद्ध की समाप्ति कैसे हुआ। तो लिखिए 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि, देखिए संधि होता है पेरिस में, यूरोप में, और युद्ध का समाप्ति कहाँ होता है? भारत में। देखिए 1763 में पेरिस की संधि द्वारा युद्ध समाप्त हुआ। अंग्रेज विजेता बनकर उभरे। आगे उन्होंने फ्रांसीसियों पर कई शर्तें लगा दी, जैसे भारत में बड़ी सेना नहीं रखना, केवल व्यापार करना है, अपने केंद्रों और स्थानों की किलाबंदी नहीं करनी है। एक तो ये यहाँ पर शर्त लगा दिया, यानी कि पुर्तगालियों को एक तरह से निहत्था कर दिया गया था। पुर्तगालियों को नहीं, सॉरी, फ्रांसीसियों को। पैराग्राफ चेंज किए। उपरोक्त शर्तों के कारण फ्रांसीसी अत्यंत कमज़ोर हो गए। फलतः अंग्रेज़ों के राज विस्तार में एक बड़ी बाधा समाप्त हो गई और आगे विजेता बनकर उभरे।
यानी जो भी इसको रुकावट था फ्रांसीसी, वह भी क्या होते हैं, बांडीबास युद्ध के बाद हार जाते हैं। अब यहाँ पर भारत में अंग्रेजों को राज विस्तार करने में कोई यूरोपीय कंपनियां भी नहीं बचती हैं। लगभग सारी कंपनियां ब्रिटिश की अधीनता स्वीकार कर लेती हैं। चाहे वह यूरोप की कंपनी पुर्तगाल हो, डैन हो, डेनिश हो, फ्रांसीसी हो। सॉरी, इस टॉपिक का एक छोटा सा पार्ट है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें लिखिएगा, टॉपिक डालिएगा फ्रांसीसियों को असफलता के कारण, यानी फ्रांसीसी भारत में असफल क्यों हो गए, या अंग्रेजों का जीत का कारण क्या था। तो दोनों तरह से पूछे जा सकते हैं। चाहे फ्रांसीसी का असफल होना ही ब्रिटिश की जीत का कारण बनेगा। अब ब्रिटिश का जो जीत का कारण है वही फ्रांसीसियों का हार का कारण बन सकता है। तो इसमें से पहला पॉइंट लिखिएगा, अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी कंपनियों के ढांचे में अंतर था। फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी थी, यह निर्णय लेने में देरी करती थी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी निजी कंपनी होने के कारण त्वरित फैसले करती थी। इससे तुलनात्मक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को फ़ायदा हुआ, क्योंकि हम पहले बात किए थे कि जो कंपनी सरकारी कंपनी होती है तो उसको कोई भी निर्णय लेने के लिए यूरोप में अपने शासकों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसी कोई बात नहीं थी, वह तुरंत निर्णय लेते थे क्या करना है नहीं करना है। और फ्रांसीसी कंपनी इंतज़ार करते थे यूरोप से क्या मैसेज आता है, तो तब तक काफ़ी मैसेज आते आते काफ़ी समय बीत जाता था, तब स्थिति बदल जाता था भारत में। तो कि यह भी असफलता होने का कारण था। दूसरा लिखिएगा, ब्रिटिश नौसेना फ्रांसीसियों के मुकाबले काफ़ी मजबूत थी। हिंद महासागर के सभी महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों एवं केंद्रों जैसे मेडागास्कर, लाल सागर, फारस की खाड़ी, मालवार तट, श्रीलंका, मलक्का, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता आदि पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण था। इससे सामुद्रिक शक्ति का उन्हें विशेष लाभ मिला, यानी कि जितने भी अड्डे थे हिंद महासागर में या व्यापारिक केंद्र था, उन पर लगभग सभी पर अधिकार किसका हो गया था, ब्रिटिश का हो गया था। और यह काम पहले पुर्तगाल करते थे, बाद में फ्रांसीसी, बाद में अंततः ब्रिटिश का सब पर कब्जा हो जाता है। तो यह भी कहीं न कहीं उसकी सफलता का कारण था। थर्ड में लिखे, फ्रांसीसियों के मुकाबले अंग्रेजों ने व्यापार, वाणिज्य, राजस्व पर विशेष ध्यान दिया। अंग्रेजों के तरफ से क्लाइव ने बंगाल को आधार बनाकर विस्तार की नीति अपनाई, जबकि डुप्ले ने दक्षिण को आधार बनाकर
विस्तार की नीति अपनाई। तुलनात्मक रूप से बंगाल अंग्रेजों के लिए अधिक लाभदायक रहा। डुप्ले सोचते थे कि साउथ इंडिया से हम अपना पांव पसारना चालू करेंगे, लेकिन हम बताया, और ब्रिटिश ने बंगाल को अपना केंद्र बनाया। तो यहाँ पर जो डुप्ले था और यहाँ पर जो क्लाइव थे, तो कहीं न कहीं बंगाल उस समय एक आर्थिक गतिविधि का काफ़ी बड़ा केंद्र था। तो हम बंगाल विजय के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से इनको काफ़ी सपोर्ट मिला, यानी आर्थिक सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिला, और यह डुप्ले को नहीं मिल पाया। तो यह भी कहीं न कहीं फ्रांसीसियों की असफलता का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। नेक्स्ट में लिखिएगा, यूरोप में अंग्रेज फ्रांसीसियों से अग्रणी थे। ब्रिटेन में संसदीय राजतंत्र था, जबकि फ्रांस में निरंकुशता थी। ब्रिटेन को औद्योगिक क्रांति के कारण विशेष लाभ मिला, ऐसा लाभ फ्रांसीसियों को नहीं मिल पाया। ये सब हम आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट में आइए, डुप्ले को वापस बुलाया जाना फ्रांसीसियों की एक बड़ी गलती थी, क्योंकि उसके जगह आया काउंट नानी डुप्ले जैसा योग्य एवं दूरदर्शी नहीं था। तो यह भी कहीं न कहीं डुप्ले को बीच में बुला लिया गया था फ्रांस, यह भी कहीं न कहीं गलती किया गया था। तो ये कुछ असफलता के कारण थे, जिसके कारण फ्रांसीसी ब्रिटिश के सामने नहीं टिक पाए। तो इस लेक्चर को थोड़ा सा आप देखिएगा कि, और कर्नाटक को युद्ध को केंद्र में रखकर ये चीज़ को लिया गया था। तो कुछ मेंस का सवाल लिखिए, इसको थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा। पहला सवाल लिखिए, क्या कारण है कि अंग्रेजों के मुकाबले फ्रांसीसी भारत में राज स्थापित करने में असफल रहे? क्वेश्चन है, क्या कारण है कि अंग्रेजों के मुकाबले फ्रांसीसी भारत में राज स्थापित करने में असफल रहे? सेकेंड में लिखिए, आधुनिक काल में भारत में राज उसी ने किया जिसने सर्वप्रथम समुद्र पर राज किया। विवेचना कीजिए। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा आप सब। ये देखिए, एग्जाम में बार बार थोड़ा सा पूछा जाता है, सेंट थोमे का युद्ध है। सेंट थोमे का युद्ध है, यह 1749 में हुआ था। तो इसका मतलब थोड़ा सा लिख लीजिए, यह युद्ध फ्रांसीसियों नेतृत्वकर्ता डुप्ले तथा कर्नाटक नवाब अनबरुद्दीन के बीच लड़ा गया। इसमें फ्रांसीसियों की जीत हुई। यह आधुनिक काल का पहला युद्ध था जिसने आमने सामने के युद्ध में किसी यूरोपीय शक्ति द्वारा भारतीय शक्ति को पराजित किया गया। यानी कि इसमें कोई छल कपट नहीं है, दोनों शक्ति लड़ती है। फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व डुप्ले कर रहे हैं, और कर्नाटक के जो नवाब थे अनवरुद्दीन, दोनों सेनाएं आमने सामने थी, और इसमें कर्नाटक के नवाब पराजित होते थे। यह एक आमने सामने की लड़ाई, पहला युद्ध था, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को भी पूछा जाता है। तो इसको थोड़ा सा आप देखिएगा। फिर हम एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।